Hello everyone, this is Rupi Trivedi from NCMS Jhabua. Today we are going to start our one more chapter, chapter 3rd. This chapter is very important for you. वैसे तो सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो एक तरीके से जो अकाउंटिंग हम करते हैं उस अकाउंटिंग का जो बेस है, जिस बेस को हम फॉलो करते हैं, वो इसी चैप्टर में जो आपके प्रिंसिपल्स है और एजम्पशन है वो इस अकाउंटिंग के लिए बेस होता है। और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फेस करोगे तो कॉमर्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। ओके, तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। ओके, चैप्टर 3rd, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। In this chapter, first we will discuss about generally accepted accounting principle. Okay, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, गैप, GAAP, गैप। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो गैप का फुल फॉर्म क्या है, तो गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, तो अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो गैप है इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो जनरली एक्सेप्टेड मीन्स जो जनरली कोई भी एक्सेप्ट करता है, ओके, और उसे फॉलो करता है। तो जनरली जो एक्सेप्ट किए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड किए गए हैं। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, तो जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, ओके, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स। ओके, जैसे हमारे स्कूल में भी आप लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग करते टाइम भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है इन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो जब हम बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, तो उस टाइम हमें जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हमें अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, उन्हें क्या कहा जाएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है, ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका बिजनेस है और एक मेरा बिजनेस है, ठीक है। आप आपके अकाउंट खुद मेंटेन करते हो, मैं मेरा अकाउंट अपने अकाउंटेंट से मेंटेन करवाती हूँ। दोनों कंडीशन हो सकती है। आप अगर चाहो तो आपका बिजनेस अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो आपकी अकाउंटिंग आप खुद ही कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अगर चला गया है, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, आप बहुत बिजी हो जाते हो, तो आप ये चीज़ करने के लिए आपके अकाउंटेंट को भी बोल सकते हो। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंट मेंटेन करता है या अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है, तो उस टाइम उसे क्या करना रहता है, वो जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करेगा, उसे उस टाइम कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके वो अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और अगर हम ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपने जो अकाउंट मेंटेन किए है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है कि आपको जिस तरीके से इजी लगा आपने आपके अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। मैं मेरा अकाउंट मेरे तरीके से प्रिपेयर करूँगी तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा अकाउंट मैंने प्रिपेयर करे तो उसे मैं ही समझ सकती हूँ, और आपके अकाउंट आपने प्रिपेयर करे तो आप ही समझ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके अकाउंट ना मुझे समझ में आएंगे ना मेरे अकाउंट आपको समझ में आएंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ओके, इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम हमें होती है अकाउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो प्रिंसिपल्स एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। मतलब सारे बिजनेसमैन को ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना, अडॉप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग अगर एक ही तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपके अकाउंट इजीली मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और मेरा अकाउंट भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स क्या हो गया कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स या गाइडलाइन जो कि अकाउंटिंग करते टाइम एक अकाउंटेंट को या बिजनेसमैन को अडॉप्ट करनी पड़ती है, फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स रेगुलेशन, उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। ओके, सभी एक तरीके से अकाउंट मेंटेन करें ताकि उसे अंडरस्टैंड करने में, समझने में किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसका मीनिंग देख देते हैं। इट रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइन अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके से हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं ताकि अकाउंट कोई भी पर्सन इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप जिसको बोलते हैं।
नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, वो फीचर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो वी विल टेक फर्स्ट फीचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। जैसे आपको किसने, आप और हम यहाँ पर हैं, किस वजह से हैं, भगवान की वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेचर अगर आप देख सकते हो, ये जो ट्रीज़ है, ये जो एयर है, ये वाटर है, ये किसकी वजह से, भगवान की वजह से, हम सबको भगवान ने बनाया। लेकिन ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें भगवान ने नहीं बनाया, ना ही आसमान से टपके, इन्हें हम ही ने बनाया है, इसलिए कहा जाता है कि ये मैन मेड होते हैं। ओके, तो देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर दे डू नॉट स्टैंड द स्क्रूटिनी लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस। ओके, अब साइंस में क्या होता है कि साइंस में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोल दी जाती है। साइंस में पहले क्या किया जाता है कि कोई चीज़ अगर उन्हें पता चलती है, उसकी छानबीन की जाती है, उसे ठीक से देखा जाता है कि वो चीज़ एग्जैक्टली है भी या नहीं है। ओके, रिसर्च वगैरह की जाती है और लास्ट में जब वो श्योर हो जाते हैं तब उस चीज़ को कोई भी लोग अडॉप्ट करते हैं या किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ओके, लेकिन अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करते हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे एजम्पशन होते हैं। तो वैसे भी हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड होते हैं, इस पर किसी भी तरीके की कोई छानबीन नहीं होती है, ना ये देखा जाता है कि जो चीज़ बोली जा रही है वो एक्चुअल में थी या नहीं थी। जैसे साइंस में तो पूरा श्योर होते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में है भी या नहीं, ऐसे ही नहीं बोल देते, लेकिन अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में किसी को लगा कि अकाउंट इस तरीके से मेंटेन होने चाहिए, तो किसी पर्सन ने उसे इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट करा, उसे देखे देखे दूसरे लोगों ने भी उसे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो अकाउंटिंग के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, ये मैन मेड होते हैं। ओके, दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। Okay, they are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके से हर इंटरप्राइज को, हर बिजनेस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ताकि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी आ सके और साथ ही साथ उनमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। एक जैसे दिखेंगे तो कोई भी पर्सन उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, फिर सेकेंड फीचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, जो कि कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, वेन एवर अ सिचुएशन अराइजेस दैट रिक्वायर सॉल्यूशन, accountants arrive at a reason and reasonable decision which gradually becomes the accepted accounting principle। ओके, मीन्स कभी कभी बिजनेस में अकाउंटेंट के सामने ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस टाइम पर उसे कुछ डिसीजन इस तरीके से लेने पड़ते हैं जिससे हो सकता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वो फॉलो ना कर पाए। ओके, एज इट इज़ फॉलो ना कर पाए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि वो उसे एज इट इज़ फॉलो ना कर पाए। तो उस कंडीशन में एट अ टाइम, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते टाइम अपने जो प्रिंसिपल है उन्हें मॉडिफाई भी करना पड़ता है, उन्हें फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट एंड चेंज विद टाइम। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल परमानेंट नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम बिजनेस के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। ओके, क्योंकि पहले जो लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस इतना डेवलप नहीं था। ओके, लेकिन आज के टाइम पे बिजनेस बहुत बढ़ गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है। तब के टाइम में अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है, इसलिए उस टाइम जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे वो प्रिंसिपल एज इट इज़ अभी फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम एज इट इज़ कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पाते। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, ये परमानेंट नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मीन्स क्या हो गया कि स्टार्टिंग में जिसने बिजनेस करना स्टार्ट किया उसने अपनी अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह फॉलो किए। ओके, जिस तरीके से उसने अकाउंटिंग की, उसके देखे देखे बाकी लोगों ने भी क्या करा, उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, उसी चीज़ को फॉलो करते गए और आज तक उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि एक दूसरे को देखकर जनरली लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहा जाता है कि जनरली एक्सेप्टेड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। Okay, accounting principles are the basis and guideline for accounting and are generally accepted.
तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके से अकाउंटिंग की गाइडलाइन है जिसे लोगों ने जनरली एक्सेप्ट कर लिया है और जनरली लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप बिजनेस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो आपको ये रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइन आपको फॉलो करनी ही है, इन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो ये एजम्पशन क्या होते हैं? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ओके, जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो इसे हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अकाउंटिंग एजम्पशन और सेकेंड हो जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो जितने भी कन्वेंशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके जो 11 प्रिंसिपल अभी आप पढ़ोगे वो आपके कन्वेंशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और एजम्पशन क्या है? तो एग्जम्पशन हम अभी देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है उसमें से फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ को पहले से सोच लेना। कोई भी चीज़ करने के पहले आप जब सोचते हो, आपकी जो सोच होती है उस चीज़ के पीछे, उसको बोलते हैं एजम्पशन। तो अकाउंटिंग जो होती है वो एक तरीके से पूरी एजम्पशन पे चलती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल के अभी मैं मेरा बिज़नेस, जैसे आज से अगर मैं मेरा बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने के पीछे मेरी जो मेंटलिटी है, मेरी जो सोच है उस टाइम वो क्या रहेगी? मैंने इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे इस बिज़नेस को और आगे डेवलप करना है, मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है और अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जाना है, ऊंचे लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, इसे मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। ठीक है, मेरे बिज़नेस के जो भी टारगेट्स है वो सारे टारगेट्स, वो सारे टास्क मैं कंप्लीट करूँगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये सोच थी कि आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। ओके, तो ये आपकी सोच है, ये आपने एज्यूम किया कि आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आपका बिजनेस आगे तक जाएगा। ओके, तो जो भी एजम्पशन होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, जो भी चीज़ हम सोच के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? एजम्पशन होते हैं, है ना। एजम्पशन, अनुमान लगाना, कैसा होगा हमारे बिजनेस में, ऐसा हम करेंगे, इसे कहते हैं एजम्पशन। और दूसरा पार्ट क्या था जो कैटेगराइज किया हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को? तो दूसरा जो पार्ट है वो आपका है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है? कन्वेंशन मीन होता है ट्रेडिशन। ओके, ट्रेडिशन। जैसे अकाउंटिंग के लिए अगर आप ट्रेडिशन बोलो तो अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुई तब लोगों ने जिस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए वो एक तरीके से लोगों के बीच में ट्रेडिशन बन गया और देखते देखते लोग उसे आज तक फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा है जिसे आज तक फॉलो किया जाता है। तो कन्वेंशन मीन क्या हो गया? ट्रेडिशन। ठीक है, जिसे हम आज तक फॉलो करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कन्वेंशन है, ये आपके 11 प्रिंसिपल है। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में अभी हम यहाँ पर हमारा जो फोकस है अभी वो है एजम्पशन पे। तो ऐसी कौन कौन सी एजम्पशन होती है जो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम हमारे माइंड में आती है या हमारी माइंड में लेकर हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट में ऐसी कौन सी एजम्पशन है जिन्हें हमारे माइंड में लेकर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो एजम्पशन है आपकी, देयर आर 3 मेन एजम्पशन, जिसमें से फर्स्ट आपकी है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो ये गोइंग कंसर्न का क्या मीनिंग होता है? कंसर्न का मीनिंग होता है बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, कंसर्न का मीनिंग होता है बिजनेस एंटरप्राइज और गोइंग का मीनिंग क्या होता है? चलते रहना। ओके, या चल रहा है। तो बिजनेस का चलते रहना, इस एजम्पशन का मतलब ये है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। चलो देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस आइडेंटिफिनेटली फॉर अ fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. All the transactions are recorded in the books on the assumption that it is a continuing enterprise. Okay, तो आपकी जो फर्स्ट सोच होती है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम वो क्या सोच होती है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, सालों साल तक चलता रहेगा, आपका बिजनेस कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ओके, तो अगर आप ये सोच लेते हो कि आपका बिजनेस 2 साल में, तो 2 साल के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये सोच लेते हो कि आपका बिजनेस आप ज़्यादा साल तक आप नहीं लेके जाओगे, आगे तक नहीं लेके जाओगे, आपका बिजनेस बस आप 2 साल के लिए कर रहे हो या 6 मंथ के लिए आप कर रहे हो, तो वहाँ पर ये जो एजम्पशन है वो यहाँ पर काम नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि आप ये एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो। एजम्पशन फॉलो करने का मीनिंग ये है कि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमें ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट करना है कि हमारा बिजनेस कभी भी स्टॉप नहीं होगा, वो सालों साल तक, ईयर आफ्टर ईयर ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी सोच के साथ एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपनी जो असेट है उन असेट्स को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है।
ओके, डिस्टिंक्शन करता है असेट्स के बीच में। तो असेट को वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। असेट्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। असेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी करंट असेट और एक होती है हमारी फिक्स असेट। ओके, तो ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन ये सोचता है कि हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा और इसी सोच के साथ वो इस असेट को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसे अलग अलग शो करता है। तो अलग अलग शो करने का क्या रीज़न होता है? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि असेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारी हो गई करंट एसेट और एक हो गई हमारी फिक्स असेट। ओके, करंट एसेट का मीनिंग क्या हो गया? ऐसी एसेट जिसको आप 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट कर लो। और फिक्स असेट का मीनिंग क्या हो गया? जो कि ईयर आफ्टर ईयर लॉन्ग टाइम तक आपके बिजनेस में रहेगी और आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो जब कभी बिजनेस को या बिजनेसमैन को कभी अचानक से अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचता है, मेरे पास ऐसी कौन सी एसेट है, कौन कौन सी एसेट है जिसे इजीली मैं फटाफट कैश में कन्वर्ट कर लूँ और सामने वाले को जो मुझे अमाउंट पे करना है वो मैं अमाउंट पे कर दूँ। तो अगर हमने अलग कर रखा है कि हमारी ये करंट एसेट है, तो इन करंट एसेट को हम फटाफट क्या कर लेंगे, इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और उसी टाइम हमको कैश की रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो उस कैश की रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो काम रुका हुआ था वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ ही जब कभी बिजनेस को बड़े लोन की ज़रूरत होती है तो लोन के लिए उसको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ पेपर वगैरह भी जैसे गिरवी रखने पड़ते हैं, है ना, एज अ सिक्योरिटी उसे रखना पड़ता है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट चाहिए तो आप कोई सिक्योरिटी रखो। तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे पास जो लॉन्ग टाइम तक की जो असेट है, जो हमारी फिक्स असेट है, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हम एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, या फ्यूचर में हमको कोई बड़ा अमाउंट अरेंज करना है तो हम उस असेट को सेल करके भी वो अमाउंट अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि बिजनेसमैन असेट को डिस्टिंक्शन करता है, अलग अलग करता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मनी अरेंज कर सके और अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को रुकने ना दे। ठीक है, अब अगर आप इसकी जगह आप अगर ये सोच लोगे कि नहीं मेरा बिजनेस तो 2 साल ही चलने वाला है, तो आप ये सोचोगे क्या मतलब असेट को क्लासीफाई करके असेट को अलग अलग क्यों शो करना, चलने दो दे जैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 साल ही तो आपको बिजनेस चलाना है। तो अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपका बिजनेस कुछ ही टाइम के लिए आपने स्टार्ट किया है, तो मतलब ये है कि आप ये एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये एजम्पशन फॉलो करना है। आपको नहीं सोचना है कि आपका बिजनेस जल्दी से फिनिश हो जाएगा, आपको ये सोचना है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और इसीलिए जिस तरीके से हमने असेट को क्लासीफाई किया है, वैसे हम हमारे एक्सपेंसेस को भी क्लासीफाई करते हैं। हम एक्सपेंसेस को भी किस तरीके से अलग अलग करते हैं, एक हमारे हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बिजनेस हमारा स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमारी गोइंग कंसर्न वाली एजम्पशन होती है। फिर सेकंड कौन सी एजम्पशन होती है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू किसी एक प्रैक्टिस को आप फॉलो करते जाते हो, कंटिन्यू को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ओके, तो अकॉर्डिंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस once chosen and followed should be consistently over the years. Okay, it directly helps to financial statement to be more understand and comparable. Okay, it helps in the comparative study of financial statement of the current year with that of the previous year. Okay, तो consistency क्यों ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हो तो एक बार आपने जो बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, उसी बिजनेस प्रैक्टिस को आप ईयर आफ्टर ईयर तक कंटिन्यू करते रहोगे, आप उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं करोगे। ठीक है, आपको मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ कि डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन आप बोलोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो असेट होती है, इस असेट को जब हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ओके, जैसे मशीन, आपने कोई मशीन परचेस की, वो मशीन जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, तो वो उतनी अच्छे से काम नहीं करेगी जितना स्टार्टिंग में करती थी। तो ये जो असेट की जो कैपेसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, उसे भी हमें बिजनेस में शो करना पड़ता है, हमारे अकाउंटिंग में शो करना पड़ता है। तो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करें, इसकी भी बहुत सारी मेथड होती है। तो यहाँ पर जो मेन जो 2 मेथड होती है, एक होती है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड जिससे शॉर्ट में कहा जाता है SLM, और एक को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
ओके तो जब हम इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने जो एक बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, उसी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन की जो 2 मेथड है उस 2 मेथड में से आप स्टार्टिंग में ही डिसीजन ले लो कि आपको कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके और एक मेथड जो आपने अडॉप्ट कर ली है उसी मेथड को आप ईयर बाय ईयर आपको उसी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तभी तो आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप ये जो मेथड है ये मेथड आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप मेथड चेंज कर सकते हो लेकिन आपको मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? क्योंकि क्या हो जाता है कि आपने इस ईयर अगर आपने SLM मेथड को यूज़ किया और कुछ टाइम के बाद आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को चूज़ किया तो उससे क्या हो जाएगा कि पहले जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता था और अभी जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो उस अमाउंट के चेंजेस की वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल अकाउंटिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड वो नहीं हो पाएगी। एक तरीके से जो फेयर इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने उस मेथड में कंसिस्टेंसी नहीं रखी। पहले आपने कुछ अडॉप्ट कर लिया फिर आपने कुछ अडॉप्ट कर लिया, तो इस तरीके से हमें एक तरीके से ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाती है। ओके तो एक तरीके से हमने जो स्टार्टिंग में जो डेप्रिसिएशन की मेथड यूज़ की है उसी को हमें ईयर बाय ईयर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आप डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज कर सकते हो लेकिन तब चेंज कर सकते हो जब आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो अगर आप वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है या आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक तरीके से हमारे लॉ ही हैं, हमारे रूल्स ही हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरह ही होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, तो अभी तो आप ये बस इतना मान लो कि जिस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होते हैं। तो अगर यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है कि आपके जो मेथड आपने अडॉप्ट कर रखी है वो अच्छी नहीं है या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप आपकी मेथड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके जो लॉ है वो आपको अलाउ करे तो आप मेथड चेंज कर सकते हो या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप आपके मेथड चेंज कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक हो सके आप स्टार्टिंग में ही बेटर डिसीजन ले लो कि आपको कौन सी मेथड कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तभी आप जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग के थ्रू आपको मिलेगी, जो आउटकम आपको मिलेगा अकाउंटिंग से वो तभी मिल पाएगा जब आप फेयर एक मेथड अडॉप्ट करके चलोगे। एक ही मेथड जब आप अडॉप्ट करके चलोगे तो ये आपको फेयर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ओके, और तभी आप इजीली उससे कंपेयर कर सकोगे। ओके, इस ईयर आपने SLM को यूज़ किया, अगले ईयर आपने क्या करा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ किया, तो क्या हो गया, जब आप ईयर को कंपेयर करोगे कि इस ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा और आने वाले ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो वहाँ पर आप जो कंपेयर करोगे वो कंपेयर एक तरीके से फेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा, इसलिए एक ही मेथड आपको यूज़ करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हमारे बिजनेस में यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट एजम्पशन। ये एक्रूअल एजम्पशन क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम टेक्स प्लेस एंड नॉट एट द टाइम व्हेन सेटलमेंट डन। Okay, in other words, revenue is recorded which sales are made or services are rendered and irrelevant as to when cash is received against the sale. Okay, इस assumption के according क्या होता है कि आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन आपका हुआ। ओके, जैसे कि आपने गुड्स को सेल किया लेकिन सामने वाले ने आपको अमाउंट उसी टाइम नहीं पे किया, तो यहाँ पर अमाउंट आपने रिसीव नहीं किया, मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, ये जो सेल्स थी ये कौन सी सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे हो गई, आपने गुड सेल किया और सामने वाला आपको उसी टाइम अमाउंट दे देता, तो ये कौन सी सेल हो जाती, कैश सेल्स। लेकिन सामने वाले ने आपको उसी टाइम अमाउंट नहीं दिया, उसने बोला मैं आपको बाद में पेमेंट करूँगा, तो आपको कैश उसी टाइम नहीं मिला, तो ये आपका ट्रांजेक्शन कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट सेल वाला। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट सेल की कंडीशन में अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सेल आपकी आज हुई है, आपने गुड्स आज सेल किया, लेकिन अमाउंट आपको कुछ टाइम के बाद में रिसीव होता है, या ये मान लो कि अमाउंट आपको ये पूरा ईयर आपका फिनिश हो जाए, आपको नेक्स्ट ईयर में वो अमाउंट रिसीव होता है, तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आप इस ट्रांजैक्शन को इस ईयर में अभी रिकॉर्ड करोगे या तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको वो कैश रिसीव हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा कि आप उस ट्रांजैक्शन को अभी रिकॉर्ड करोगे, भले ही आपको कैश रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। ओके, सेटलमेंट कभी भी हो,
कैश का लेना देना या सेटलमेंट, कैश का जो सेटलमेंट है वो कभी भी हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन जिस डे को हुआ है आप उसी डे को रिकॉर्ड करोगे, ये आपकी एज्यूम्पशन का कहना है, ठीक है। तो इस एज्यूम्पशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि तब रिकॉर्ड करें जबकि उसका सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। सेटलमेंट कभी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन उसी डे को रिकॉर्ड होगा जिस डे को एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके। तो ये थी हमारी 3 एज्यूम्पशन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो जैसे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। इसमें बस एक माइनर सा चेंज है, वो चेंज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन स्टेटमेंट्स consisting of uniform accounting rules and guidelines issued by the accounting body of the country, okay। तो ये जो अकाउंटिंग बॉडी है ये कौन सी बॉडी है? चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट आर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या था कि अकाउंटिंग करते टाइम जो हम रूल्स रेगुलेशन, जो गाइडलाइन, जो नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेकिन जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई अथॉरिटी इशू कर देती है, कोई एक तरीके से कोई अकाउंटिंग बॉडी जब उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इशू कर देती है तो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको कोई बोर्ड इशू करती है या कोई गवर्नमेंट बॉडी इशू करती है या कोई अथॉरिटी इशू करती है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जब आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वेट मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती है किसकी? गवर्नमेंट बॉडी की, अथॉरिटी की, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो जो बॉडी, जो गवर्नमेंट बॉडी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करती है उसे क्या कहा जाता है? वो कौन सी बॉडी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो अकाउंटिंग बॉडी है ये रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स बनाती है अकाउंटिंग के लिए, जिन्हें हर एंटरप्राइज को, हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और एक तरीके से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करती है। और ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एक तरीके से बिजनेस के एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, नेचर सबको देखकर ही बनाए जाते हैं और सबको ये रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, हर कोई एक दूसरे के अकाउंट इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ओके। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकी कुछ यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी क्या होती है? फर्स्ट, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से ये स्टैंडर्ड हमें अकाउंटिंग करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बेस देते हैं। इन्हीं के बेस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी और इन अकाउंटिंग मेथड्स। तो अकाउंटिंग की जो मेथड्स होती है उनमें एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी पर्सन एक दूसरे के अकाउंट ईजिली समझ सके। फिर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू वेरियस यूजर्स। तो अकाउंट बहुत सारे लोग अकाउंट बनाते हैं और उन अकाउंट के यूज़र्स भी बहुत सारे होते हैं। तो यूज़र्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो अकाउंटिंग की गई है वो उन्हें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ओके, इजीली वो उस अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सके और कोई डिसीजन ले सके। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ईजी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई भी यूज़र उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, ओके। और इस तरीके से यूज़र्स में भी कॉन्फिडेंट आता है। क्या कॉन्फिडेंट आता है? बनाने वाले को भी कॉन्फिडेंट आता है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले को भी कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, ये जो अकाउंटिंग की गई है ये अकाउंटिंग एक तरीके से सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही की गई है, इसलिए इस पर आप भरोसा कर सकते हो, ओके। इसलिए इनको एक तरीके से यूज़र्स कॉन्फिडेंट रहते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। फिर रेंडर्ड रियलेबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। रियलेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया? भरोसा करना, ओके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस हमारे अकाउंट्स के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकता है, भरोसा कर सकता है, ओके। ताकि वो आगे जाकर कभी हमारी कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट करने से झिझक ना करे, इजीली हमारी कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसे ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो किए गए हैं और इजीली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर हेल्प टू ऑडिटर, ऑडिटर्स कौन होते हैं? हमारे जो अकाउंट है, जो हमने अकाउंटिंग की है, उस अकाउंटिंग की जब चेकिंग की जाती है तो वो चेकिंग करने के लिए कौन आते हैं? ऑडिटर्स आते हैं। तो ऑडिटर्स अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग बिजनेस के ऑडिट करते हैं, अलग अलग बिजनेस के अकाउंट को चेक करते हैं। तो इस चेकिंग को क्या बोलते हैं? ऑडिट करना। ओके, और जो पर्सन ये चेकिंग करते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स को क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। अगर सभी लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो सभी के अकाउंट एक तरीके से होंगे, तो उसे किसी भी कंपनी के अकाउंट उठाकर चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरीके से ऑडिटर्स को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं। तो ये हो गए इसके यूटिलिटी। फिर लास्ट पॉइंट आपका IFRS। ये IFRS क्या होता है? तो एक तरीके से इस चैप्टर में आपको इस पॉइंट को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी सिर्फ अजम्पशन और प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल आपके 11 प्रिंसिपल थे और कुछ प्रिंसिपल इस वीडियो में होते, कुछ नेक्स्ट वीडियो में होते, इस वजह से प्रिंसिपल को हम सेपरेटली एक इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं IFRS। बस IFRS का मीनिंग क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, बस इतना ही आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले कि IFRS का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ IFRS इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? तो मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता चल गया। अकाउंटिंग करते टाइम जो हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जिससे हमारी जो अकाउंटिंग बॉडी है उसने इशू किया है, जिसे हमें यूज़ करना कंपलसरी है, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो क्या हो गया कि अलग अलग कंट्री ने अपने अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए ताकि इंडिया में जितने भी जगह हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं, उन स्टेट के बीच में जब कभी भी ट्रांजैक्शन होंगे तो किसी को भी एक दूसरे के अकाउंटिंग देखने में प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। इजीली हर कोई अपने जो अकाउंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र में अगर कोई अलग तरीके से अकाउंटिंग की गई है और गुजरात में अलग तरीके से अकाउंटिंग की गई है, तो गुजरात वाले क्या बोलेंगे कि नहीं, हमें तो महाराष्ट्र वालों के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है क्योंकि वहाँ की अकाउंटिंग हमें समझ में नहीं आती है। वैसे अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो जिस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, दूसरी कंट्री वाले बोले कि नहीं, हम इंडिया में जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ की अकाउंटिंग हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इंडिया ने सबसे पहले क्या करा कि अपने स्टेट में एक तरीके से, सारे स्टेट में एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाए, इसलिए इंडिया ने अपना एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। सभी लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ताकि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है? यूनिक फॉर्म। ओके, आपकी एक जो आइडेंटिफाई आपको इजीली किया जा सके। जैसे आपके स्कूल में भी आपकी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म क्यों होती है? ताकि लोग जो होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन जब आप एक यूनिफॉर्म में आपके स्कूल के कैंपस में एक साथ खड़े होते हो तो आप कैसे लगते हो? नहीं, मिशन स्कूल के आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप एक जैसे लगते हो, कोई नहीं बता सकता कि आप कहाँ से आए हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, आप सब एक जैसे लगते हो। ठीक है, तो एक ईजिली आपको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं, आप मिशन स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं कि किसी भी स्टेट का कोई भी पर्सन हो, किसी भी स्टेट के बिजनेस में जाकर आप इजीली अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ की अकाउंटिंग भी इजीली आप चेक कर सकते हो। आपको अकाउंट को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ताकि आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि जब आप उस बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब आप सेटिस्फाई होगे तभी तो आप जाकर उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कब सेटिस्फाई होगे? जब आपको वो स्टेटमेंट समझ में आएंगे। ठीक है, तो मतलब इंडिया ने क्या करा कि अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया। ओके, तो वो जो स्टैंडर्ड था वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ किया जाता था। मतलब इंडिया में ही अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको वहाँ की अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इंटरनेशनल मार्केट तक जाना है, ओके, हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ भी बिजनेस करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि दूसरी कंट्री वाले को हमारी स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते हैं, हमारी अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ओके, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, एक इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड बनाया गया, उसे कहा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
ठीक है। तो आपको कभी वर्ड मिलेगा AS, तो AS का मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। और एक होता है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जिनको वर्ल्ड वाइड सभी लोग सभी कंट्री में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो AS था, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो आगे जाके इंड AS हो गए, इंड AS, ठीक है। उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो ये AS का न्यू वर्जन है। तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले AS के नाम से जाने जाते थे, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब उसका जो न्यू वर्जन है उसे कहा जाता है इंडी AS, ठीक है, इंडी AS, इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब IFRS कहाँ से आया, तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसी का न्यू वर्जन, IAS का न्यू वर्जन है IFRS। ओके, अब ये IFRS मतलब इशू कौन करता है, तो IFRS को इशू करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको जो बनाती है वो कौन सी बोर्ड होती है, तो वो होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम बोर्ड, जिसे कहा जाता है IASB। तो ये जो IASB होती है वही अकाउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो IFRS है, इसे कुछ लोगों ने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है और कुछ लोगों ने इसे कन्वर्ज किया। तो अडॉप्ट क्या होता है और कन्वर्ज क्या होता है, अडॉप्ट मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने IFRS, उसे हम एज इट इज़ हमारे यहाँ पर भी फॉलो कर ले, उसे कहते हैं कि हमने IFRS को अडॉप्ट कर लिया। जैसे बांग्लादेश IFRS को डायरेक्ट उसने अडॉप्ट किया, जैसा था वैसा के वैसा उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पर यही चीज़ें चलती है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको कन्वर्ज किया। कन्वर्ज में क्या हो गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको अपने हिसाब से उन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लेवल पे मेंटेन किए। इंडिया ने बोला कि नहीं, हम IFRS को एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम IFRS को मैच करता हुआ अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो इसे कहते हैं कन्वर्ज करना। तो इंडिया ने IFRS को अडॉप्ट नहीं किया है, उसने उसे कन्वर्ज किया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इंडिया के पास भी अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया जो कि IFRS को मैच करता है। तो अब किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी कंट्री से आप इजीली बिजनेस कर सकते हो और वहाँ की अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी और अपनी अकाउंटिंग भी उन्हें इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए, उससे ही IFRS कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, इसके आगे की जो वीडियो है उसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।